दोस्तों आज की जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है कैम एक्स रे। दोस्तों वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि मोहब्बत एक पत्थर को भी मोम बना देती है। ये भी कुछ इसी तरह की दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक दिन पहले ही अमेरिका के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसके बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा है। अमेरिका की बहुत मशहूर ट्विन टावर को हलाक कर दिया गया है और इसमें कई बेकसूर लोगों की जान भी चली गई है। इस न्यूज को देखते हुए एक आदमी बहुत सारे फोन निकालता है पर वो इससे किसी को कॉल नहीं करता। तब भी वहां पर कुछ अमेरिकन कमांडर्स आते हैं और इससे उठा लेते हैं, जिसके बाद इसे पूरी दुनिया का चक्कर लगवाया जाता है और इसे एक ऐसी जगह पर लाके बिठा दिया जाता है जो किसी की नजर में नहीं। ये असल में एक डिटेंशन रूम है जहाँ पर सेल तो है लेकिन खुले हैं, जहाँ पर कैदी को किसी जानवर की तरह रखा जाता है और इस कैंप को डेटा कैंप कहा जाता है। यहाँ पर हर रात दिन लोगों की ड्यूटी चेंज होती है और यहाँ पर इस इंसान को भी बंदी बनाया गया है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब सीन कट होता है और हम 8 साल के बाद का समय देखते हैं इस कैंप में, जहाँ पर कुछ नए सोल्जर की पोस्टिंग हुई है जो भी काफी यंग है और इनमें एक लड़की भी मौजूद है जिसका नाम एमी है। अब सभी को लाइन में खड़ा किया जाता है और इन्हें इस जगह के बारे में बताया जाता है। सुपीरियर कमांडर रैंड सभी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर 18 घंटे की रोटेशन शिप पे काम करना है और ध्यान रखना हर 3 मिनट बाद तुमने हर सेल में देखना होगा कहीं वो खुदकुशी तो ना कर लें, क्योंकि इन्हें ये अच्छी तरह पता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते और इसलिए वो ऐसा कदम जरूर उठाएंगे, लेकिन हमारे लिए इनकी जान बहुत ही कीमती है। कुछ कैदी तुम्हें टेस्ट करेंगे, कुछ तो तब से यहाँ पर हैं जब तुम हाई स्कूल में थे। और वो सभी से एक और बात शेयर करता है कि तुम्हें कभी भी इन्हें प्रिजनर नहीं बुलाना बल्कि इन्हें डिटेनी कहना है। और हाँ, ख्याल रखना ये कोई जेल नहीं बल्कि एक वॉर जोन है जहाँ पर गोलियां या मिसाइल तो नहीं चलती, लेकिन फिर भी ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सब ही चौकन्ने रहना, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अगर तुम लोगों में से किसी को लग रहा है कि तुम इन प्रिजनर को भागने से रोक रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एडवांस चीजें लगी हुई हैं। तुम्हें सिर्फ इन्हें मरने से रोकना है और यही तुम्हारा असली काम है और आज से इस काम में तुम लग जाओ। और इसी बीच रेन को एक मैसेज आता है कि एक कैदी बेकाबू हो गया है, हमें फौरन लोगों की जरूरत है। ये सुनकर रेन इन लोगों की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि पसीना छूट गया ना। तभी एमी हाथ उठाती है और जाने के लिए बोलती है। रेन इसे बताता है कि तुम्हें इसके दाएं हाथ पर पकड़ना है और बाकी काम हम कर लेंगे। और एमी ऐसा ही करने की कोशिश करती है लेकिन वो बंदा इसके ऊपर हमला कर देता है जिससे इसे भी चोट लग जाती है। यहाँ तक कि जाते जाते वो इसके मुंह पर थूक भी देता है जिससे एमी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और इसके पेट पर लात मारती है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद रेन आकर इससे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है इस काम में, और फिर वो स्माइल करते हुए अपने रूम में चला जाता है और एमी भी अपने रूम में आ जाती है। ये कहानी कुछ अलग किस्म की है दोस्तों, इसमें आपको किसी तरह की जंग देखने को नहीं मिलेगी बल्कि एक सोल्जर और एक कैदी के बीच में एक बॉन्ड देखने को मिलेगा जो समय के साथ साथ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो एक दूसरे के लिए रोते भी हैं। लेकिन ये सब होता कैसा है यही हमें दिखाने की कोशिश की गई है। अब इस रात में एमी अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। इन्हें इसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन एमी ने बताया कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ एक सबवे भी है जहाँ जाकर मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ। जिसके बाद इनकी कॉल कट हो जाती है। हम देखते हैं कि एमी नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हो रही है। इसे आज इन कैदियों को कुछ बुक्स बांटनी है, इसलिए वो स्टॉल लेकर सभी के पास जाती है। इसके कमांडर रैन भी इनके साथ होते हैं। वो ये लेके एक आदमी के पास जाती हैं, लेकिन वो एमी को देखकर इसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और इसे बहुत बुरा कहता है। तो रैन इसे आगे बढ़ने को कहता है और बताता है कि इस बंदे को लड़कियां पसंद नहीं, इसलिए वो ऐसा ही करता है। इसके बाद एमी अली नाम के एक डिटेनी के पास जाती है और इससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बुक चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे हैरी पॉटर का 7वां पार्ट चाहिए। तो वो इसे बताती है कि मेरे पास वो बुक नहीं है और कुछ चाहिए तो बताओ। अली मना कर देता है और बोलता है कि मैंने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, अब मुझे वही चाहिए। लेकिन एमी इसे स्टॉल से कुछ और लेने को बोलती है। तो अली बताता है कि इसे जो न्यूज़पेपर रखा है वो 2 महीने पुराना है और जो बुक्स है इन्हें मैंने कई बार पढ़ लिया है। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और इसे वहाँ से जाने को कहता है। कुछ दिन बाद एमी की फिर से नाइट शिफ्ट लगती है। इस बार वो अली से बात न करने की कोशिश करती है क्योंकि ऐसा करना यहाँ पर रूल्स के खिलाफ था, लेकिन फिर भी अली से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। वो कुछ जवाब नहीं देती तो अली खुद अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम अली है, मुझे यहाँ पर लोग 771 के नाम से बुलाते हैं, मैं बहुत सालों से यहाँ पर बंद हूँ। इससे इसका नाम पूछता है लेकिन वो नहीं बताती, तो खुद अली इसका नाम रख देता है जो कि होता है ब्लॉन्डी, मतलब लॉन गर्ल। अब इसके बाद वो आगे बढ़ती है और कहती है कि हमें ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए और वो अपना राउंड लगाना शुरू कर देती है, पर वो फिर भी इसे आवाज लगाता है। तभी एमी आकर इससे पूछती है कि क्या तुमने अपनी होली बुक नहीं पढ़ी। वो कहता है हाँ मैंने पढ़ी है, मैंने तो बाइबल भी पढ़ी है, लेकिन इसकी एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई। ये सुनकर एमी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी बुक की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अली इससे पानी मांगता है। तभी इसके साइड वाला कैदी जो कि बहुत ही खुखार था, इसे लड़की के साथ अच्छा बर्ताव करते देखकर लड़की इसे बहुत सुनाता है और इसके साथ कुछ बुरा करने को कहता है। तो जब एमी पानी लेकर वापस आती है तो वो इसके ऊपर अपना खूक फेंक देता है। इसके बिहेवियर से अचानक में बदलाव आ गया था। एमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसे बहुत गालियां देती है, पर वहाँ पर मौजूद सभी कैदी इस चीज को देखकर बहुत हंसते हैं और इसका मजाक भी बनाते हैं। जिसके बाद अली के ऊपर एक स्प्रे मारा जाता है जिससे इसे थोड़ी तकलीफ भी होती है। जब इस बारे में कमांडर रैन को पता चलता है तो अली को पनिश करने का ऑर्डर दिया जाता है। इसे कुछ देर के लिए दूसरे सेल में डाल दिया जाता है और इसे बुरी तरह से पीटा जाता है।
है। अब अगले दिन पूरा स्टाफ बाहर आउटिंग के लिए जाता है, जिसमें एमी भी मौजूद थी, जिसे इस समय बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए वो काफी इंजॉय भी कर रही थी। और जब ये लोग वापस आते हैं तो आर्मी कैंप में पार्टी भी होती है। अभी इसी दौरान एमी काफी ड्रिंक कर लेती है, इसलिए वो आकर वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है। वहाँ से इसे कुछ एडल्ट मैगजीन मिलती हैं जो यहाँ के बॉयज की थी। तभी इस वक्त माइकल अंदर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पूछती है कि क्या ये तुम लोगों की है, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन माइकल बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है, इसलिए एमी इसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जब एमी और उसका एक साथी अली के सेल में आते हैं तो इन्हें एक ग्लास मिलता है जिसके ऊपर अच्छी कैलीग्राफी की गई थी। अभी देखकर एमी सोचती है कि जब वो इंसान इतना अच्छा काम कर सकता है तो इसने गलत काम क्यों चुना। तो वहीं पर उसे एक नोट भी मिलता है जो कि खुदकुशी करने के लिए था, लेकिन अभी तक अली ने खुदकुशी नहीं की। शायद इसका मन बदल गया हो या फिर कोई और वजह हो या फिर एमी ही वजह हो, कुछ बता नहीं सकते। इस आसरी कत्तर को अभी पनिश किया जा रहा था तो वो कहता है हाँ। ये सुनकर एमी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन क्यों, इसे अली के लिए थोड़ी हमदर्दी होने लगी थी और इसलिए वो इसकी केस फाइल पढ़ने के लिए जाती है। इसकी केस फाइल खोलकर देखती है तो इसे पता चलता है कि अली जर्मनी का रहने वाला है। इसका किसी भी आतंकी ग्रुप के साथ कोई भी रिलेशन नहीं, बस इसे इसलिए यहाँ पर पकड़ लिया गया है कि यूएस आर्मी को इस पर शक था। और इसकी कुछ फोटोज भी मिलती हैं जो अली के टॉर्चर टाइम की थी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल था। इसे सच उगलवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो बार बार यही बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। एमी इस बारे में अपने साथी से भी बात करती है तो इसका साथी कहता है कि यहाँ पर जितने भी डिटेनी बंद है वो किसी न किसी केस में पकड़े गए हैं। शायद तुमने जो देखा वो गलत हो या फिर तुमने कोई पुरानी फाइल पढ़ ली होगी। एमी को ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है। कुछ दिन बाद इसकी फिर सेल के बाहर ड्यूटी लगती है तो वो देखती है कि अली किसी तरह का कोई पजल बना रहा है। वो कुछ कह भी नहीं रही और आगे निकल जाती है, लेकिन अली इसे देख लेता है और ब्लॉन्डी ब्लॉन्डी पुकारने लगता है। जब वो बीच से पीछे मुड़ती है तो इसे वो खुद का बनाया हुआ पजल देता है और कहता है कि इसे सॉल्व करके मुझे दे देना। लेकिन एमी इसे मना कर देती है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मैं नहीं ले सकती। तो अली बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटा सा पेपर किसी की जान ले सकता है? तुम्हारे देश वाले चीज से इतना क्यों डरते हैं? तुम्हें खुशी से जीना नहीं आता क्या? मैंने तो बस अपनी तरफ से ये तुम्हें गिफ्ट दिया है और तुमसे अच्छे से बात भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं कर रही? एमी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए लाइब्रेरी में हैरी पॉटर की बुक ढूंढी, लेकिन वो नहीं मिली। तो अली कहता है कि कोई बात नहीं, जरूरी नहीं जो चीज हम चाहते हो वो हमें मिल जाए। पर एमी के चेहरे से साफ साफ पता लग रहा था कि इसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब इसे इसी तरह से 8 महीने बीत जाते हैं। एमी को अब यहाँ पर रहते हुए आदत सी हो गई थी और इसे हर चीज के बारे में पता चल जाता है। वो माहौल में डल जाती है। इसलिए अब एक दिन जब वो सभी को खाना दे रही होती तो कोई भी खाना नहीं लेता और इनकार कर देता है, क्योंकि इस फ्लोर पर मौजूद सभी कैदियों को हंगर स्ट्राइक चल रहा था। और इसकी वजह थी इनका एक दोस्त जिसे 650 बुलाते थे। इसे एक मशीन चाहिए थी जो कि आर्मी वाले दे नहीं रहे थे, इसलिए इसके सभी साथी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। अब एमी अली से खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो भी मना कर देता है। खैर कुछ दिन बाद इनकी स्ट्राइक खत्म हो जाती है, क्योंकि इस कैदी को वो मशीन मिल गई थी। असल में ये एक वजन कम करने की मशीन होती है जिसे सिर्फ इस कैदी के अलावा कोई भी यूज नहीं करता। अब जब ये चीज एमी देखती है तो वो अली से पूछती है कि तुम में से किसी को जब ये मशीन यूज ही नहीं करनी थी तो तुमने इसके लिए स्ट्राइक क्यों कर रहे थे? तो अली बताता है क्योंकि वो हमारा दोस्त है और इसलिए हम सभी ने मिलकर स्ट्राइक करी। ये सुनकर एमी हंसने लगती है और फिर दोनों में पहली बार बात होना शुरू होती है। अली बताता है कि वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है और वो 40 बार बॉल को नीचे गिरा उछाल सकता है। एमी कहती है कि ठीक है, मुझे करके दिखाओ। तो अली करना शुरू कर, लेकिन सिर्फ 8 ही बार में वो बॉल गिर जाती है, जिसमें एमी कहती है कि ये तो पहले ही गिर गई। तो अली कहता है कि वो तुम सामने खड़ी हो इसलिए ऐसा हुआ, वरना मैं तो 50 बार भी उछाल सकता हूँ। वो हंसने लगती है और अली भी हंसने लगता है। तो दूर खड़े एमी के बॉस रैन को ये चीज पसंद नहीं आती, इसलिए वो इसे बुलाता है और पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? एमी कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन रैन को पसंद नहीं आता कि वो अली से बात भी करे और अली को यहीं पर नहाने का कहता है। ये सुनकर एमी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था, लेकिन रैन इसे वहीं रुकने का बोलता है। अली ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसके धर्म के मुताबिक गलत है, लेकिन रैन नहीं मानता और एमी को जबरदस्ती इसे दिखाता है, जिससे अली को काफी एम्बेरसमेंट फील होती है। अब जब एमी अपने रूम में जाती है तो इसे पता चलता है कि असल में अरबिक रूल के खिलाफ है और इसलिए इसे पनिश भी किया जाता है। इसलिए वो अपने बड़े ऑफिसर जेम के पास जाती है और इसे जिनकी पूरी सिचुएशन बताती है, लेकिन जेम्स रैन के खिलाफ एक्शन लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो एमी का सीनियर है और यहाँ काफी सालों से है। जेम इसका नाम खराब नहीं करना चाहता था। अब एमी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। अब नेक्स्ट डे जब वो खाना खा रही होती है तो तभी इसके पास रैन आता है। इसे पता चल चुका था कि एमी ने इसके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन वो हो नहीं पाई, इसलिए वो इसे धमकाकर वहाँ से चला जाता है। अब एमी को यहाँ पर दिन काटने बहुत मुश्किल हो रहे थे। इसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो गलत है। यहाँ इन लोगों को भी कैद करके रखा हुआ है जिनका कोई भी कसूर नहीं, जैसे कि अली, वो बेकसूर है। अब दूसरे दिन हम अली को देखते हैं जो तैयार होता है और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि इसी टाइम एमी आती थी, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो नहीं आती। तो वो वहाँ पर मौजूद गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर लड़की आती है, वो कहाँ गई? वो गार्ड बताता है कि अब इसकी नाइट शिफ्ट लग गई है।
अब जब एमी आधी रात को आती है तो अली सो रहा होता है, इसलिए वो इसे परेशान ना करके चुपचाप राउंड लगाने लगती है। लेकिन अली को पता चल जाता है, इसलिए वो उठ जाता है और इसे आवाज लगाने लगता है। एमी इसके पास आती है तो अली पूछता है कि तुम इस टाइम क्या कर रही हो। वो बताती है कि मेरी नाइट ड्यूटी लग गई है, अब तुम सो जाओ, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद वो दोनों फिर से बात करना शुरू करते हैं। एमी इससे पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्यों बंद करा गया है, जिसके जवाब में अली कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं किसी ग्रुप के साथ हूँ, मैं तो जर्मनी में एक मामूली सी जॉब करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग मुझे यहाँ पर बंद करके रखे हुए हैं। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कहाँ से है, तो एमी इससे मजाक करती है और कहती है कि घर से। इसके साथ साथ एमी से बताती है कि आज दरअसल 14 जनवरी है और अगले महीने मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्योंकि हर साल यहाँ पर नए सोल्जर्स आते हैं और ये बात अली को भी अच्छी तरह से पता थी। इसलिए अली इससे कहता है कि इसने अभी तक यहाँ पर 12 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजारा है, लेकिन इससे पहले इससे अच्छी सोल्जर कोई भी नहीं मिली जिसे हम जैसे लोगों की इमोशनल की कदर हो, वरना कुछ लोग तो हमें जानवर समझते हैं, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं, जिनका कसूर है वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसकी बात सुनकर एमी उदास हो जाती है, इसके आंसू गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन वो इनको रोक लेती है। लेकिन दोस्तों, अब अली थक चुका था, वो जिंदगी से हार चुका था, अब शायद वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो एक ब्लेड निकालता है और खुद को मारने के लिए बैठ जाता है। एमी से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन अली बताता है कि यहाँ पर सभी को पता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता, मैं थक चुका हूँ ये जिंदगी जीकर। और तब जाकर एमी से खुद के बारे में बताना शुरू करती है, जो कि रूल्स के खिलाफ है, लेकिन अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मेरा नाम एमी है, मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ। इसके बाद इन दोनों में बहुत सी बातें होती हैं। दूसरी बार एमी वहाँ से थोड़ा आगे निकल जाती है और वहाँ जाकर वो खूब रोती है और वो इसके सामने आंसू नहीं निकाल सकती थी। कुछ समय बीत जाता है और वो धीमे कदम से आगे बढ़ती है, ये देखने के लिए कि कहीं इसने सच में खुद को मार तो नहीं लिया। लेकिन अली अभी भी बैठा हुआ था और वो रो रहा था। इसे देखकर एमी भी रोने लगती है और इसके दर्द को समझ रही थी कि अपने परिवार से दूर रहना कैसा लगता है। अब एमी इसके सेल का छोटा गेट खोलती है और इसे कहती है कि लाओ ब्लेड मुझे दो। अली वो ब्लेड इसे सौंप देता है, लेकिन एमी इसका हाथ छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि इसे पता था कि कुछ दिनों में वो दोनों अलग हो जाएंगे। अली बहुत रोता है और इसे जिंदगी में खुश रहने की दुआ भी देता है। इधर एमी इसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। इतने कम दिनों में इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। एमी ने अली के लिए सभी रूल्स तोड़ दिए और बिना किसी झिझक के इससे बात करने लगी। लेकिन तभी कुछ हलचल होती है और शायद कोई आ रहा था, इसलिए एमी वहाँ से चली जाती है। अब महीना भी गुजर जाता है और एमी का यहाँ से जाने का समय आ जाता है। वो आखिरी बार भी अली से नहीं मिलती और ऐसे ही चली जाती है। अब एक दिन एक नया सोल्जर सभी को बुक देने के लिए आता है। अली इससे वही सब सवाल करता है जो इसने एमी से किए थे, लेकिन वो सोल्जर के साथ बहुत रूड बिहेवियर करता है। तभी अली को एक नई बुक इसके शेल्फ पर दिखाई देती है और वो इससे वो बुक मांग लेता है। और जब वो इस बुक का पहला पेज खोलता है तो इसमें लिखा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दोस्त सेब एक अच्छा इंसान है या फिर नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और वो इस लाइन को पढ़कर रोने लगता है। ये लाइन एमी ने लिखी थी और इसे देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कोने में जाकर बैठ जाता है। और दूसरी तरफ एमी बिना किसी को दिखाए अपने आंसू को लगातार गिराए जा रही थी, एक ऐसे इंसान के लिए जिसके बारे में इसे कुछ नहीं पता था, लेकिन इतना यकीन था कि वो बेकसूर है और वो भी इसकी तरह एक आम इंसान है। एमी अपने पूरे सफर में रोती ही रहती है। इसके पास वो सारे पजल भी मौजूद थे जो अली ने इसे हर दिन दिए थे। एमी इसे छुपा कर रख लेती है। इधर अली भी इसकी दूसरी किताब को अपने सीने से लगाकर बैठा होता है। इन दोनों की कहानी तो अधूरी रह गई, लेकिन इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।